हेलो गाइस, मेरा नाम है रजत प्रकाश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फिजिकल में। तो गाइस, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में सभी चीज़ों को समराइज कर लिया था। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है फॉर द बेरियन, लेप्टोन और मीजोन, उनकी सभी प्रॉपर्टीज के बारे में, चाहे वो चार्जेस हो, स्ट्रेंजनेस नंबर हो, बेरियन नंबर हो, आइसोस्पिन हो या आइसोस्पिन ऑफ थर्ड कंपोनेंट हो, ठीक है। तो उन सभी को हमने डिटेल में डिस्कस किया था और समराइज करके टेबलर फॉर्म में देखा था, ठीक है। अगर आपको वो टेबल याद होगा तो आप हर टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, जो कि आज की वीडियो में मैं कवर अप करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको जरूर देखो, ठीक है। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और जो भी हमारी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियोस भी हैं जो कि थ्योरी बेस है, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो उसी बेसिस पे वो सारी सीक्वेंस को मैंने अरेंज किया है, तो उसे जरूर चेकआउट करना ताकि क्रैमिंग ना हो सके और आपके सारे कंसेप्ट बिल्डअप हो सके और आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बना के उतरो, ठीक है। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइज। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना एंड सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियोस कैसी अच्छी लग रही है, ठीक है। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। जितना भी तक हमने सात वीडियोस जो हमने पार्टिकल फिजिक्स के ऊपर बनाई है, उन सभी का आज इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है। मतलब जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं, लाइक जेस्ट, टीएफआर, बीएचयू, पीयू एंड सीएसआर नेट के लिए जो एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उन सभी लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लेकर अंत तक देखना, ठीक है। आज की वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं आपको कि जो भी लॉज हैं, कौन कौन से लॉज को फॉलो करेंगे ताकि आपको पता लग सके कि आइदर वो वीक इंटरेक्शन है, चाहे वो ईएम इंटरेक्शन है या स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, ठीक है। डिफरेंट टाइप की क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कशन करूंगा, लाइक मास वायोलेशन हो गया या एनर्जी वायोलेशन हो गया। लेप्टन्स क्वार्क कंटेंट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, कितने नंबर ऑफ क्वार्क हो सकते हैं किसी चीज में, ठीक है। उसके बारे में भी लिस्ट मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो सभी वीडियोस आपने देखी होंगी, तभी आप इस वीडियो से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पर कंजर्वेशन लॉज मैंने एक टेबुलर फॉर्म में बना रखे हैं, ठीक है। हमारे पास 3 इक्वेशंस पूछी जा सकती हैं, ठीक है। आइदर आपको पूछा जा सकता है कि आपका जो इक्वेशन है, ठीक है, जो भी रिएक्शन है, चेन रिएक्शन है, जो डीके हो रहा है, आइदर वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू हो रहा है या ईएम इंटरेक्शन के थ्रू हो रहा है या वीक इंटरेक्शन के थ्रू हो रहा है। तो आपको कैसे पता लग पाएगा कि आपका जो इक्वेशन है वो कंजर्व है, और कंजर्व होने के बाद वो स्ट्रॉन्ग में आता है या ईएम में आता है या वीक इंटरेक्शन में आता है। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स को जस्टिफाई करना जरूरी होगा। उसको टिक किए बिना आप नहीं बता पाओगे कि आइदर वो स्ट्रॉन्ग है, ईएम है या वीक इंटरेक्शन है, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे पैरामीटर्स हैं दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं एनर्जी, मोमेंटम, चार्ज, आइसोस्पिन, आइसोस्पिन ऑफ थर्ड कंपोनेंट, स्ट्रेंजनेस, पैरिटी, चार्ज कॉन्फिगरेशन एंड टाइम रिवर्सल। तो ये जो आपका एंड वाला पोर्शन है ना गाइस, ये वाला पैरिटी, चार्ज कॉन्फिगरेशन एंड टाइम रिवर्सल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप चार्ज, स्पिन, बेरियन नंबर, लेप्टोन नंबर और स्ट्रेंजनेस को ही सेटिस्फाई कर दोगे तब भी आप बता सकते हो, ठीक है। और आइसोस्पिन ऑफ थर्ड कंपोनेंट, ये जो फैक्टर्स हैं, अगर आप इन सभी को बता दोगे तब भी बहुत इजीली आप बता सकते हो कि आइदर वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, ईएम इंटरेक्शन है या वीक इंटरेक्शन है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये सारे जो, अगर आप देखो, अगर आपको बताना है कि आपका जो रिएक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, तो आपका अगर एनर्जी का कॉलम टिक होगा, देखोगे कि एनर्जी कंजर्व है कि नहीं, आइदर आपका मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं, ठीक है, या आपका चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, लेप्टोनिक या बेरियोनिक, इन सभी टर्म में वो कंजर्व है कि नहीं, आइसोस्पिन अगर आपका कंजर्व है कि नहीं, आइसोस्पिन ऑफ थर्ड कंपोनेंट आपका कंजर्व है कि नहीं, स्ट्रेंजनेस नंबर आपका कंजर्व है कि नहीं। अगर ये सारे चीजें अगर आपकी कंजर्व होंगी दोस्तों, तो आप कहोगे कि आपका जो रिएक्शन है, जो भी आपकी इक्वेशन है, डीके प्रोसेस है, वो आपकी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू हो रही है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर आपका एनर्जी, मोमेंटम या सिंपल भाषा में बोले या चार्ज, स्पिन, बेरियन नंबर, लेप्टोन नंबर, स्ट्रेंजनेस नंबर, आइसोस्पिन या आइसोस्पिन ऑफ थर्ड कंपोनेंट, ये सारे कॉलम्स जो आप ये देख रहे हो, ये सारे कॉलम्स अगर आपका टिक हो रहा है, मतलब बैलेंस हो रहा है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, तो अब आप कहोगे कि आपका जो इक्वेशन है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अगर
अगर ईएम इंटरेक्शन में देखें गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे कॉलम तो ठीक है, एनर्जी भी आपका अगर कंजर्व हो रहा है, मोमेंटम भी कंजर्व हो रहा है, चार्ज भी कंजर्व हो रहा है, पर आइसो स्पिन वाला जो फैक्टर है अगर आपका वो कंजर्व नहीं हो रहा है दोस्तों, तब आप कहेंगे कि आपका वो ईएम इंटरेक्शन है। ठीक है, अगर सारे कॉलम टिक हो रहे हो, मतलब सारी इक्वेशन टिक हो रही हो, तो उस केस में तो आप बोलोगे कि ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू हो रहा है, मतलब सभी चीजें कंजर्व है। पर ईएम इंटरेक्शन में अगर आपका आइसो स्पिन वाला फैक्टर कंजर्व नहीं है दोस्तों, तब आप बोलेंगे कि आपका वो रिएक्शन ईएम इंटरेक्शन के थ्रू हो रहा है। इज इट क्लियर टू यू? बहुत ही सिंपल है, बस आपको फैक्टर पता होना चाहिए कि कौन सा फैक्टर वो जस्टिफाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, ईएम इंटरेक्शन में देखोगे गाइस, तो आपका जो एनर्जी, मोमेंटम और चार्ज वाला फैक्टर है ना, वो तो कंजर्व रहेगा। ठीक है, बट आपका आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट स्ट्रेंजनेस, ये सारे फैक्टर कंजर्व नहीं रहेंगे दोस्तों। इन द केस ऑफ वीक, आपका आइसोस्पिन ऑफ थर्ड कंपोनेंट और स्ट्रेंजनेस नंबर कंजर्व नहीं होंगे। तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि आपका जो रिएक्शन है वो वीक इंटरेक्शन के थ्रू हो रहा है और ये कंजर्व नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? बहुत ही सिंपल है। स्ट्रॉन्ग में सभी फैक्टर्स आपके जस्टिफाई होने चाहिए। ईएम इंटरेक्शन में बस आइसोस्पिन वाला कंपोनेंट आपका कंजर्व नहीं होता, बाकी सारी चीजें कंजर्व होती हैं। और वीक इंटरेक्शन में गाइस आपका बस आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट और स्ट्रेंजनेस, ये फैक्टर ये सारे ही कंजर्व नहीं होते। तो उस केस में आप बोलोगे कि आपका जो रिएक्शन है वो वीक इंटरेक्शन के थ्रू हो रहा है और आपकी जो इक्वेशन है वो कंजर्व नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? अभी मे भी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, बट इसको नोट डाउन कर लेना, ताकि आगे जो मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगा तभी आपको समझ आ जाएगा बहुत इजीली कि मैं करवाना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद थोड़े थोड़े जो कंसेप्ट्स हैं, ट्रिक्स हैं, इसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा ताकि आप फटाफट फिल्टर कर सको कि आइदर आपकी इक्वेशन वीक है, ईएम इंटरेक्शन है, या आपकी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। पैरिटी की बात करते हैं दोस्तों। वैसे पैरिटी तो आपसे पूछा नहीं जाएगा यहाँ पर, फिर भी अगर कहीं पूछ लिया जाए बाई चांस, ठीक है, वैसे तो नहीं आपको जरूरत है फॉर द कंजर्वेशन इक्वेशन, फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो हमारी सभी मीजोन्स के लिए, ठीक है, इंट्रिंसिक पैरिटी है जो सभी मीजोन्स के लिए, वो 1⁻0 होता है। ठीक है, वैसे तो आप देखा जाए कि पैरिटी का जो आपका रिलेशन होता है दोस्तों कुछ इस तरह से होता है, -1 की पावर डेल्टा जे, जो आपको मैंने स्पिन्स करवाए थे ना दोस्तों, मीजोन्स ऑफ 0 स्पिन, ठीक है, बेरियंस ऑफ स्पिन हाफ पार्टिकल्स, बेरियंस ऑफ स्पिन 3/2 पार्टिकल्स, जो आपने बेरियन डेकोप्लेट, बेरियन ऑक्टेट और मीजोन नोनेट किया था ना, तो हमने स्पिन 0, स्पिन हाफ और स्पिन 3/2 पार्टिकल्स लिया था। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो फैक्टर है वो यही वाला है। देखो, स्पिन 0 आपका मीजोन्स के लिए हो गया, ठीक है, स्पिन 3/2 डेकोप्लेट वाले जो हैवी बेरियंस होते हैं उनके लिए होता है, और स्पिन हाफ आपको पता ही है कि आपका बेरियंस के लिए होता है जिसका स्पिन हाफ पार्टिकल्स होता है। ठीक है, और ये ऑपोजिट पैरिटी वाले होते हैं, तो उन पैरिटी वाले बेरियंस के लिए ये कंसीडर किया जाता है। ठीक है, बस याद ये रखना है कि इंट्रिंसिक पैरिटी जो मीजोन्स की होती है ना, वो 1⁻0 होती है, मतलब जो पी पैरिटी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 के बराबर। ठीक है, और जो इंट्रिंसिक पैरिटी सभी बेरियंस के लिए होती है वो +1 होती है। ठीक है, बस ये मोटा मोटा याद रखना कि बेरियन के लिए जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है वो +1 के बराबर होती है, और जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मीजोन्स के लिए होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो मीजोन्स के लिए होती है वो क्या होती है, 1⁻0। ठीक है, ये बेसिक चीज है, जो कहीं पूछ लिया जाए किसी एमसीक्यू में तो आपको बस पता होना चाहिए, वैसे कहीं पूछा नहीं जाएगा आपको ये। ओके, इज इट क्लियर टू यू? तो ये जो यहाँ पर लिखा भी है मैंने हाईलाइट करके कि दीज साइंस आर द पैरिटी असाइंड टू द पार्टिकल और कॉल्ड इंट्रिंसिक पैरिटी। ठीक है, साइंस के बेसिस पे बताया जाता है। इधर अगर वो इवन पैरिटी आ रहा है तो दैट इज फॉर द, मतलब वो कंजर्व रहता है। अगर और पैरिटी या नेगेटिव साइन आ गया तो मतलब असिमेट्रिक कहलाता है। ठीक है ना, तो उस केस में आपको बस पता होना चाहिए कि सिमेट्री चेंज तो नहीं हो रही है तो किस वे में हो रही है, नेगेटिव में हो रही है तो सिमेट्री चेंज हो रही है। अगर इवन के कारण मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा है बिफोर एंड आफ्टर, तो वो कहेंगे सिमेट्रिक है ना। तो बस ये चीजें आपने पढ़ी भी होंगी क्वांटम में, जस्ट यहाँ पर रिलेट किया गया। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, इसके बेसिस पे आप फिल्टर कर सकते हो कि आइदर आपकी इक्वेशन स्ट्रॉन्ग है, ईएम इंटरेक्शन है, या वीक इंटरेक्शन है। ठीक है, कुछ चीजें देख के ही पता लग जाती हैं, डेट्स वाई मैंने ये चीजों को पॉइंट्स में लिख दिया, ताकि आप जब भी कोई इक्वेशन देखो वहां पर आपको लग जाएगा पता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही सारी लिस्ट बता दी है कि लेप्टॉन्स कौन से होते हैं, बेरियंस कौन से होते हैं, मीजोन्स कौन से होते हैं। तो आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए कि अगर आपने कोई इक्वेशन में लेप्टॉन देख लिया, या बेरियन देख लिया, या मीजोन देख लिया, या कोई गामा पार्टिकल देख लिया, ठीक है, या आपने कोई
फोटोन देख लिया, तो उसके बेसिस पे किस तरह से आप डिस्टिंग्विश करेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट्स है, मैं इसको जरूर हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना कि लेप्टोन्स नेवर इंटरेक्ट टू द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ठीक है। कहीं भी आपने लेप्टोन्स को देख लिया दोस्तों, कोई भी रिएक्शन है, अगर आपने किसी भी रिएक्शन में लेप्टोन्स को देख लिया, लेप्टोन्स कौन कौन से होते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन, म्यू एंड टो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, म्यू एंड टो, और उसका न्यूट्रोनियो पार्टिकल, ठीक है, म्यू न्यूट्रोनियो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रोनियो और टो न्यूट्रोनियो, ये हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर कहीं पर भी आपको किसी रिएक्शन में ये इलेक्ट्रॉन्स दिख जाए, तो उस केस में आप, तो ये आपको कंफर्म हो जाएगा कि वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है। आइदर वीक हो सकता है या ईएम इंटरेक्शन हो सकता है, पर वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? कभी भी इलेक्ट्रॉन्स देखो तो बस हमेशा दिमाग में ये आना चाहिए कि ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन तो नहीं है। बाकी सारे फैक्टर्स को जस्टिफाई करके आप ये भले कह सकते हो कि हाँ कंजर्व है, पर स्ट्रॉन्ग है, वीक है या ईएम इंटरेक्शन है, तो उसके केस में आप स्ट्रॉन्ग को हटा दोगे जब आप लेप्टॉन्स को देखोगे, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? चलो अब ये देखते हैं, अगर किसी रिएक्शन में फोटोन इन्वॉल्व है, अगर किसी रिएक्शन में फोटोन्स इन्वॉल्व हैं, तो उस केस में दोस्तों वो खाली आपका ईएम इंटरेक्शन ही होगा, ना स्ट्रॉन्ग होगा ना वीक होगा। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, अगर किसी भी रिएक्शन में आपको फोटोन्स दिख जाएं, ठीक है, फोटोन इज द फॉर्म ऑफ गामा, ठीक है, तो दिख जाए तो आपने क्या बोलना, सिंपल, ये ईएम इंटरेक्शन है, ठीक है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। और ओके, फिर उसके बाद क्या लिखा दोस्तों, जो चीज मैंने ऊपर बोली है फर्स्ट पॉइंट में, उसी को जस्ट यहां पर इलेबोरेट करके लिखा कि लेप्टोन पार्टिकल्स नेवर इंटरेक्ट थ्रू द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। अभी ये बात बोली थी मैंने कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू तो वो इंटरेक्ट कर ही नहीं पाता है। सो जो हमारा लेप्टोन तो कंजर्व रहेगा रहेगा, तो वो या तो ईएम इंटरेक्शन के थ्रू हो सकता है कंजर्व, या तो वीक इंटरेक्शन के थ्रू हो सकता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू नहीं कंजर्व हो सकता। ओके, चलो हम एक फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। अगर आपकी रिएक्शन में न्यूट्रिनो इन्वॉल्व होगा दोस्तों, अगर आपकी रिएक्शन में न्यूट्रिनो इन्वॉल्व होगा, तो आइदर आपका जो रिएक्शन होगा या तो नॉट अलाउड होगा, या तो वो वीक इंटरेक्शन में काउंट होगा, ठीक है। अगर आपका रिएक्शन में न्यूट्रिनो इन्वॉल्व है, तो आइदर आपका रिएक्शन क्या होगा, या तो अलाउड ही नहीं होगा, या तो वो वीक इंटरेक्शन में काउंट होगा। अलाउड किस केस में नहीं होगा, या तो कोई फैक्टर वो जस्टिफाई नहीं कर रहा होगा, है ना, आइदर चार्ज कंजर्व नहीं होगा, आइदर स्पिन कंजर्व नहीं होगा, आइदर बीजन नंबर कंजर्व नहीं होगा, या लेप्टोन नंबर कंजर्व नहीं होगा, या स्ट्रेंजनेस नहीं कंजर्व होगा, या आइसोस्पिन कंजर्व नहीं होगा, या आइसोस्पिन ऑफ थर्ड कंपोनेंट कंजर्व नहीं होगा। कोई एक दो फैक्टर तो कंजर्व नहीं होंगे, तो उस केस में आप कहोगे कि भाई ये रिएक्शन अलाउड नहीं है। अगर सारे फैक्टर ही जस्टिफाइड हो रहे हैं, तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि भाई ये वीक इंटरेक्शन में काउंट हो रहा है, ठीक है। सिंपली आप क्या बोलोगे कि ये वीक इंटरेक्शन में काउंट हो रहा है। इज इट क्लियर टू यू? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, अगर आप ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लोगे, अपने माइंड में सेट कर लोगे, तो आगे आने वाले जो भी रिएक्शंस आएंगे उसमें सिंपली आप इसको देखोगे, फिल्टर कर लोगे, सीधा आप बता दोगे कि ये स्ट्रॉन्ग है, ईएम इंटरेक्शन के थ्रू हो रहा है, या वीक इंटरेक्शन के थ्रू हो रहा है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एंटी पार्टिकल की बात कर लेते हैं दोस्तों। हर बार जैसे कि मैंने एंटी पार्टिकल के लिए अलग से टेबल नहीं बनाया, बस आपको क्या पता होना चाहिए कि जो भी आपने टेबल्स बनाए थे, जो भी मैंने समराइज किया था अपनी पिछली वीडियो में, वो चाहे वो लेप्टॉन्स के लिए था, चाहे वो बेरियंस के लिए था, चाहे वो मीजोन्स के लिए था, तो उस केस में आप देखोगे कि जो भी आपके चार्जेस थे उसमें, मान लो कि वहां पर चार्ज -1 गिवन है किसी का, ठीक है, टो नेगेटिव मान लो, उसका चार्ज -1 है, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, चार्ज का साइन ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने हाईलाइट करके लिखा है कि चार्ज ऑपोजिट रहेगा, ठीक है। उसका स्पिन तो सेम ही रहेगा दोस्तों, स्पिन तो सेम ही रहेगा, पर जो आपका मान लो कि लेप्टॉन्स के लिए अगर आप देख रहे हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन का लेप्टॉन नंबर, म्यू का लेप्टॉन नंबर, टो का लेप्टॉन नंबर, या कोई भी बेरियन, वो सारे ऑपोजिट हो जाएंगे। मतलब चेंज क्या होगा दोस्तों, खाली चार्ज नंबर एंड या तो लेप्टॉन नंबर या बेरियन नंबर, और कुछ चेंज नहीं होगा, स्पिन सेम रहेगा दोस्तों, ठीक है। और आपका आइसो स्पिन भी सेम ही रहेगा, ठीक है। खाली चेंज किसमें आना है, चार्जेस में, ठीक है। चार्जेस में एक तो आपका चेंज आएगा फॉर द एंटी पार्टिकल, और आपका जो फैक्टर्स हैं लाइक लेप्टॉन है या बेरियन है, उस केस में आपका वो जो फैक्टर रहेगा वो ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। आइसो स्पिन का जो फैक्टर रहेगा दोस्तों आपका सेम रहेगा, बाकी सारा का सारा टेबल सेम ही रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आइसो स्पिन ऑफ थर्ड कंपोनेंट है, उस केस में वो आपका जो वैल्यूज है वो ऑपोजिट आ जाएंगे, ठीक है। मान लो कि आइसो स्पिन ऑफ थर्ड कंपोनेंट आपका -1 आ रहा है, तो एंटी पार्टिकल के लिए +1 आ जाएगा,
ठीक है। स्ट्रेंजनेस नंबर भी आपका ऑपोजिट आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रेंजनेस नंबर जो भी आपने कैलकुलेट किया था ऑन द बेसिस ऑफ नीमन गैलमन नीमन रिलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। Q इज इक्वल टू I3 प्लस B प्लस S/2, आपको याद होगा रिलेशन जो मैंने करवाया है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके वो सारी वीडियोस को देखो, क्योंकि अगर वो चीजें आपको नहीं पता होंगी तो आप इन सभी क्वेश्चंस को नहीं समझ पाओगे, ठीक है। बाकी जो रेस्ट मास है और लाइफ टाइम जो भी मैंने 4 फैक्टर्स कराए थे ऑन द बेसिस ऑफ जिसको हमने डिस्टिंग्विश किया था सभी पार्टिकल्स को, वो सभी सेम ही रहेंगे। तो चेंज क्या होगा दोस्तों, एक तो आपका चार्ज के साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। जो भी आपके फैक्टर्स है लाइक लेप्टॉन नंबर, बेरियन नंबर, ये सभी ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। आपका आइसोस्पिन ऑफ थर्ड कंपोनेंट आपका ऑपोजिट हो जाएगा और स्ट्रेंजनेस नंबर भी ऑपोजिट हो जाएगा। तो मतलब चीजें बस 2 ही सेम रहेंगी, ठीक है। एक तो आपका आइसोस्पिन सेम रहेगा, ठीक है, एक स्पिन सेम रहेगा, बाकी सारे जो चीजें हैं वो ऑपोजिट हो जाएंगी। इज इट क्लियर टू यू? जो आपका स्पिन फैक्टर है और आइसोस्पिन का जो फैक्टर है वो ही खाली सेम रहेगा, बाकी सारे फैक्टर जो कि हमारे चार्ज हो गया, लेप्टॉन नंबर, बेरियन नंबर, स्ट्रेंजनेस नंबर और आइसोस्पिन ऑफ थर्ड कंपोनेंट, ये सभी चीजें चेंज हो जाएगी, ठीक है। और जो आपका रेस्ट मास है और लाइफ टाइम है जो आपका पार्टिकल का वो सेम ही रहेगा, ठीक है। ये एंटी पार्टिकल्स के लिए, कोई भी आपको इक्वेशन में एंटी पार्टिकल्स दिख जाए तो चार्जेस और आपका लेप्टॉन नंबर, बेरियन नंबर और आइसोस्पिन ऑफ थर्ड कंपोनेंट और स्ट्रेंजनेस नंबर, ये सभी का फैक्टर चेंज हो जाएगा एज कंपेयर टू द नॉर्मल पार्टिकल के अकॉर्डिंग, बाकी चीजें सेम रहेंगी दोस्तों। इज इट क्लियर टू यू? बहुत ही सिंपल चीज थी, बस आपको चीजों को देखना है और उसको इलेबोरेट कर लेना है। ओके, चलो बातें बहुत हो गई, अब हम कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं ताकि आपको पता तो लग सके कि यहाँ पर इंप्लीमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं करता हूं, फिर दूसरा क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करना ताकि आपको समझ आ सके कि ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चेक द इंटरेक्शन इज अलाउड और नॉट, ठीक है। पहले उसने क्या बोल दिया कि भाई पहले पता करो कि ये इंटरेक्शन मतलब ये जो रिएक्शन है ये अलाउड है भी कि नहीं है, ठीक है। अगर अलाउड है तो बताओ कि कौन से इंटरेक्शन के थ्रू हो रहा है, आइदर ईएम इंटरेक्शन के थ्रू हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू हो रहा है या वीक इंटरेक्शन के थ्रू हो रहा है। 2 क्वेश्चन पूछ लिया गाइस, अलाउड हो रहा है तो हो रहा है, तो किस इंटरेक्शन के थ्रू हो रहा है ये पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देखिए आपके पास ये रिएक्शन है, ठीक है, क्या है, पाई नेगेटिव प्लस प्रोटॉन गिव राइज टू, ये आपका जो डॉटर न्यूक्लियाइज है, ठीक है, ये पेरेंट न्यूक्लियाई था और उसके बेसिस पे ये डॉटर न्यूक्लियाई इसने दिया के पॉजिटिव प्लस सिग्मा नेगेटिव, ठीक है। आपको यहां से तो देख के पता लग रहा है कि आपका ये मिजोन है, पाई मिजोन आपको पता है, और ये आपका न्यूक्लियोन है जो कि बेरियन में आता है, ठीक है, और ये भी मिजोन है और ये आपका बेरियन है सिग्मा, ठीक है। सिग्मा पॉजिटिव 0 नेगेटिव, ये आपको याद होगा। अगर आपको टेबल्स याद होंगे तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि आपके इक्वेशन में गिवन क्या है, क्योंकि जो मैंने पॉइंट्स बताए थे कि अगर आपका लेप्टॉन होगा तो वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू नहीं होगा, अगर आपका न्यूट्रोनियो है तो वो वीक इंटरेक्शन के थ्रू होगा। तो ये सारी चीजें तभी आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे जब आपको पार्टिकल्स का नाम पता होगा और कौन से चैप्टर में आता है, ये सारी चीजें आपको पता होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या कंजर्व करना है दोस्तों, चार्ज, ठीक है। चार्ज देखो सबसे पहले आप देख सकते हो पाई नेगेटिव है तो यहाँ पर -1 इसका चार्ज आ गया, ठीक है। प्रोटॉन है, इसका चार्ज तो आपको पता है कि +1 होता है, ठीक है, और आपको पता है कि ये आपके पास के मिजोन है, ठीक है, और ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका चार्ज क्या हो गया +1, ओके। और सिग्मा नेगेटिव है तो इसका आप देख सकते हो कि माइनस है चार्ज, तो ये -1 इसका चार्ज आ गया। अब देखना है कंजर्व कैसे हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसको ऐड करोगे, जो चार्जेस होते हैं या स्पिन होते हैं ये एडिटिव क्वांटम नंबर्स होते हैं, ठीक है। जो चार्जेस और स्पिन होते हैं ये एडिटिव क्वांटम नंबर्स होते हैं, तो आप इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखोगे कि आइदर दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की जो इक्वेशन है वो इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप देखोगे प्लस माइनस आप करोगे तो ये 0 आ रहा है, और यहां पर इसको ऐड करोगे प्लस माइनस तो ये भी 0 आ रहा है, मतलब 0 इज इक्वल टू 0, तो मतलब चार्जेस तो कंजर्व है, ठीक है, आइदर राइट या लेफ्ट में, ओके। तो चार्ज वाला फैक्टर तो हमारा जस्टिफाई हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे स्पिन कंजर्व है कि नहीं है ना, क्योंकि जो भी हमने टेबल देखा था उसमें देखा था कि जो अगर हमारी सारी चीजें कंजर्व हो जाएंगी तब हम बोलेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग है। अगर हमारा आइसोस्पिन वाला कंपोनेंट अगर कंजर्व नहीं है तो हम बोलेंगे कि वो वीक वो है ईएम इंटरेक्शन। और अगर हमारा आइसोस्पिन एंड थर्ड कंपोनेंट या स्ट्रेंजनेस नंबर का फैक्टर अगर हमारा कंजर्व नहीं है तो हम बोलते हैं कि वो वीक इंटरेक्शन के थ्रू हो रहा है। तो अभी हम सारे लिस्ट को देखेंगे, देखते हैं कि हमारा कौन कौन से फैक्टर कंजर्व हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं बेरियन नंबर, ठीक है। आपको पता है ये मीजोन है, जो आपका जो पाई है ये क्या है, ये तो मीजोन है ना। इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं ताकि आप क्लियर देख सको, ठीक है। तो आपको पता है कि आपका जो ये पाई नेगेटिव है वो क्या है, वो तो मीजोन है,
तो ये तो बेरियन में नहीं आता। तो आपको मैंने क्या बताया था, अगर वो फैक्टर आपका इंक्लूड नहीं होता वहां पर तो आप उसको 0 काउंट करते हो, है ना। तो डेट्स में यहाँ पर आपका बेरियन नंबर क्या आ गया, 0 आ गया। आपको पता है कि आपका प्रोटॉन क्या है, बेरियन है, ठीक है। न्यूक्लियन तो उसी में आता है ना, तो डेट्स वाई इसका बेरियन नंबर क्या है, +1 है। अगेन के पॉजिटिव, ये आपका क्या है, मीजोन है, तो ये बेरियन नंबर तो इसको क्या हो जाएगा, 0 ही तो होगा, है ना। और आपको पता है सिग्मा नेगेटिव, ये भी तो बेरियन है, हाइपरॉन्स में आता है ना ये, तो डेट्स वाई इसका ये बेरियन नंबर +1 हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर आप इसको डिवाइड कर देते हो, ये राइट साइड की इक्वेशन है, ये लेफ्ट साइड की इक्वेशन है ना। तो आप देखोगे इसको ऐड करोगे तो +1 आएगा, ठीक है। 0 और 1 को ऐड करोगे तो 1, और यहाँ पर करोगे 0 और 1 को ऐड करोगे तो 1 आएगा। तो मतलब बेरियन नंबर तो दोनों की तरफ बराबर बराबर है, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी कंजर्व हो गई आपकी, ठीक है। फिर आप देखोगे लेप्टन नंबर कंजर्व है कि नहीं है, ठीक है। तो लेप्टन नंबर के लिए दोस्तों आप देखोगे कि आप ये तो मीजोन है, लेप्टन तो नहीं है, तो ये लेप्टन नंबर तो इसका 0 हो जाएगा। सिमिलरली प्रोटॉन तो बेरियन है, उसका नंबर भी 0 आ जाएगा। सिमिलरली के पॉजिटिव, ये भी तो बेरियन है, सॉरी मीजोन है, तो ये भी इसका लेप्टन नंबर 0 होगा, क्योंकि लेप्टॉन्स हमारे कौन कौन से होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, म्यू एंड टो। तो यही तो होते हैं हमारे लेप्टॉन्स, और उसके रिस्पेक्टिवली जो उसके न्यूट्रोनियो पार्टिकल्स होते हैं। तो ये तो मीजोन और बेरियंस है, तो इन सभी का जो हमारा लेप्टॉन नंबर है वो क्या हो जाएगा, 0 ही तो हो जाएगा, है ना। बहुत इजी था। तो ये 0 राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ 0 था, डेट्स वाई ये इक्वेशन भी कंजर्व हो गई, ठीक है। अब हमने 3 फैक्टर और देखने, आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट और स्ट्रेंजनेस नंबर, ठीक है। अब अगर आपने हमारा वो टेबल याद कर रखा होगा जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, प्लीज उसको जरूर चेकआउट करना, ठीक है, ताकि आपको ये सारी क्वेश्चन आप कंजर्व करवा पाओ। ओके, तो आप देख सकते हो कि अगर आपने देखा होगा वहां पर मैंने बताया था कि किस तरह से आप डीजेनरेसी फैक्टर के अकॉर्डिंग आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। 2i + 1 = अगर आपको रिलेशन याद होगा कि ये 3 होते हैं आपके, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे जो आपका पाई पॉजिटिव, पाई 0, पाई नेगेटिव आपके होते हैं, तो वो डीजेनरेसी फैक्टर 3 हो गया, ठीक है। आई की वैल्यू क्या पुट करोगे कि ये राइट हैंड साइड = लेफ्ट हैंड इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, आई की वैल्यू 1 पुट करोगे, है ना। डेट्स वाई यहाँ पर आई की वैल्यू 1 आई हुई है, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीजें याद होंगी तो आप बहुत इजीली यहाँ पर वैल्यूज पुट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आप प्लीज वो वीडियो को देख लेना ताकि आप उन सभी चीजों को समराइज कर सको, ठीक है। अभी मैं डायरेक्टली इन सभी वैल्यूज को बताऊंगा, बाद में अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज वो टेबल को ध्यान में रखते हुए या तो लिख लेना और इसको खुद सोल्व करने की कोशिश करना ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। यहाँ पर आई की वैल्यू देखो, पाई नेगेटिव के लिए 1 होती है, ठीक है। और जो आपका बेरियन है, ठीक है, जो प्रोटॉन है उसका जो आई की वैल्यू है आप देख सकते हैं वो क्या है, हाफ होती है। सिमिलरली जो आपका के पॉजिटिव है उसका भी जो आई की वैल्यू है, जो आइसोस्पिन की वैल्यू है, हाफ होती है। और जो सिग्मा नेगेटिव है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। टेबल के थ्रू डायरेक्टली देख के ही मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मुझे याद भी था तो डायरेक्टली मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 3/2 आएगा। इसको ऐड करोगे तब भी क्या आएगा, 3/2 आएगा। मतलब आइसोस्पिन वाला कंपोनेंट भी आपका कंजर्व है, ठीक है। आइसोस्पिन वाला कंपोनेंट भी आपका कंजर्व है, राइट हैंड साइड = लेफ्ट हैंड साइड, डेट्स वाई ये फैक्टर तो सही है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आइसोस्पिन ऑफ थर्ड कंपोनेंट। ये मैंने क्या बोला था दोस्तों, इसकी वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है, +i to -i, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल था, मतलब अगर आपको आइसोस्पिन पता है तो आइसोस्पिन ऑफ थर्ड कंपोनेंट भी बहुत इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो पाई नेगेटिव के लिए जो आइसोस्पिन ऑफ थर्ड कंपोनेंट होता है वो -1 होता है, ठीक है। प्रोटॉन के लिए जो आइसोस्पिन ऑफ थर्ड कंपोनेंट होता है वो कितना होता है, +½ होता है, ठीक है। और के पॉजिटिव के लिए जो आइसोस्पिन ऑफ थर्ड कंपोनेंट होता है कितना होता है, वो भी +½ होता है। और जो सिग्मा नेगेटिव के लिए आइसोस्पिन ऑफ थर्ड कंपोनेंट क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। तो +½ -1 कितना हो गया, -½ ठीक है। सिमिलरली +½ -1 = -½ के बराबर, ओके। तो -½ तो दोनों तरफ इक्वल है, तो ये भी कंजर्व हो गया आपका फैक्टर। बाकी स्ट्रेंजनेस नंबर देखा जाए दोस्तों, राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो पाई नेगेटिव जो कि मीजोन और बेरियन दोनों का जो स्ट्रेंजनेस नंबर था वो आपका 0 के बराबर था, ठीक है। ये गेलमैन-रीमन रिलेशन के अकॉर्डिंग हम निकाल चुके हैं पहले भी, ओके। और के पॉजिटिव और ये जो सिग्मा नेगेटिव जो कि आपका ये राइट हैंड साइड में है, इसका जो स्ट्रेंजनेस नंबर क्या है, एक तो +1 है फॉर द के पॉजिटिव मीजोन, ठीक है। और सिग्मा नेगेटिव के लिए क्या है, -1। तो +1 -1 को ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा, मतलब 0 + 0 लेफ्ट हैंड साइड में 0 ही आया, और राइट हैंड साइड में +1 -1 को ऐड करोगे तो 0 आ गया। तो मतलब ये फैक्टर भी आपका कंजर्व हो गया। तो आप देख सकते हो कि आपके सारे फैक्टर कंजर्व हो गए, चार्ज भी कंजर्व हो गया, स्पिन भी कंजर्व हो गया, लेप्टॉन नंबर, बेरियन नंबर दोनों कंजर्व हो गए, फिर आइसोस्पिन एंड थर्ड कंपोनेंट एंड स्ट्रेंजनेस नंबर, ये सभी फैक्टर आपके कंजर्व हो गए दोस्तों। तो इसका मतलब ये अलाउड तो है रिएक्शन, ठीक है।
और क्योंकि आपके सारे फैक्टर कंजर्व हो रहे हैं दोस्तों, दैट्स वाई ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। तो आपका आंसर ये होना चाहिए, अलाउड एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। इज इट क्लियर टू यू? बहुत ही सिंपल वे में आराम से मैंने इन सभी चीजों को इंक्लूड किया, जो जो मैंने पढ़ाया था उसके वेक्टर में आप बता सकते हो कि कौन सी आपकी इक्वेशन कंजर्व है कि नहीं है, और किस वे से इंटरेक्शन हो रही है वो भी आप बता सकते हो, अगर आपको वो ये फैक्टर पता होगा तो। ठीक है, अगर आपको ये टेबल याद हो जाए कौन कौन से फैक्टर हैं तो बहुत इजीली आप बता सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नॉन लेप्टोनिक डिके मतलब जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व ना हो, म्यू इन्वॉल्व ना हो, टॉम इन्वॉल्व ना हो, या उसके न्यूट्रोनियो फैक्टर भी इन्वॉल्व ना हो। लेप्टॉन्स पता होगा तो मतलब आपको पता लग जाएगा कि इस रिएक्शन में कहीं भी लेप्टॉन्स इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, पिछली रिएक्शन भी हमारी नॉन लेप्टोनिक ही थी। ठीक है, तो सेम वही चीज है दोस्तों। यहाँ पर आप देखोगे कि ये चार्ज इसका अगेन आपको पता है प्रोटॉन है तो +1 चार्ज। यहाँ पर आप देखोगे एंटी पार्टिकल है प्रोटॉन का, तो जैसे कि मैंने बोला था चार्ज, ठीक है ना, आपका डिफरेंट हो जाएगा, स्पिन सेम रहेगा, बाकी जो फैक्टर और आइसोस्पिन भी सेम रहेगा, और आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट आपका चेंज हो जाएगा, स्ट्रेंजर्स नंबर चेंज हो जाएगा, लेप्टोन बेरियन नंबर ये सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं चार्ज तो चेंज हो गया -1, है ना। बाकी आप देख सकते हो ये 0 है इसका चार्ज लैम्डा का, तो यहाँ पर भी 0 आ गया। यहाँ पर 0 का क्या ही कंजुगेट करोगे तो वो भी 0 ही रहेगा। तो आप देख सकते हो +1 -1 ऐड करोगे तो वो 0 ही आ जाएगा, है ना। और राइट हैंड साइड में तो ऑलरेडी 0 है, तो ये आपका कंजर्व हो गया चार्ज वाला इक्वेशन, है ना। सिमिलरली आप देखोगे इसका स्पिन, जो आपका क्या होता है कि न्यूक्लियंस होते हैं, ठीक है, जो वेरियंस होते हैं उसका स्पिन क्या होता है, हाफ होता है। तो प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन का तो जैसे कि बोला है कि उसका स्पिन तो सेम ही रहेगा, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे एंटी पार्टिकल हो, उसका प्रोटॉन का वो सेम ही रहेगा। उसी तरह हमारा लैम्डा और जो उसका एंटी पार्टिकल है लैम्डा का, उसका भी स्पिन सेम ही रहेगा। तो हाफ प्लस हाफ 1 दोनों साइड में आपका सेम ही है फैक्टर। ठीक है, तो आपका ये भी कंजर्व हो गया स्पिन। अब बेरियन नंबर की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि ये सारे पार्टिकल जो भी रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं ये सारे बेरियन है। ठीक है, तो जो पार्टिकल होगा वो नॉर्मल, वो बेरियन नंबर 1 होगा, और जो एंटी पार्टिकल होगा उसका बेरियन नंबर -1 होगा। तो यहाँ पर भी सिमिलरली लैम्डा 0 1 और लैम्डा 0 का जो बार है वो -1 हो गया। इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आपके पास 0 आ जाएगा, है ना। दोनों केस में 0 आ गया, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन बैलेंस हो गई, तो बेरियन नंबर भी कंजर्व हो गया। क्योंकि ये नॉन लेप्टोनिक डिके है दोस्तों, नाम से ही क्या पता लगता है, देखने से ही पता लग रहा है कि ये लेप्टॉन्स तो इन्वॉल्व है ही नहीं इसमें, तो सभी का लेप्टॉन नंबर तो 0 ही होगा, तो ये भी इक्वेशन कंजर्व है। ठीक है, अब देखना ये है कि आइसोस्पिन एंड थर्ड कंपोनेंट एंड स्ट्रेंजर्स नंबर कंजर्व है कि नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो आपका आइसोस्पिन क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोटॉन का आइसोस्पिन हाफ, ठीक है, एंटी प्रोटॉन का भी तो आइसोस्पिन हाफ ही होगा, क्योंकि आइसोस्पिन का फैक्टर सेम ही रहता है दोस्तों। चेंज कहाँ आता है, आइसोस्पिन इन थर्ड कंपोनेंट में। ठीक है, तो बाकी आप देख सकते हो जो आपका लैम्डा 0 और लैम्डा 0 का कंजुगेट है उसका जो आइसोस्पिन होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो हाफ, क्योंकि मैंने क्या बोला था एडिटिव नेचर को होता है, या प्लस, आपने ये नहीं देखना है कि प्लस माइनस खाली प्लस ही करना है, माइनस करके भी देखना है कि आपका वो 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा। आप देख सकते हो यहाँ पर हाफ और हाफ है, अगर हाफ और हाफ को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही तो आ जाएगा, है ना। तभी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हुई। यहाँ पर 0 को ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके देखोगे कि अगर आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, उस बेसिस पे आप बताओगे कि हाँ वो बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पर आप प्लस करके भी देखोगे तो वो 1 आएगा, और माइनस करके देखोगे तो 0 आ रहा है। ठीक है, तो 0 वाला फैक्टर तो इंक्लूड करते हुए हम इसको इक्वेट कर देंगे और बोलेंगे कि हमारा ये इक्वेशन कंजर्व है। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? सिमिलरली यहाँ पर भी देखोगे कि आपका आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट आपका प्रोटॉन का क्या है, हाफ है, और क्योंकि बोला था कि एंटी पार्टिकल में आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट चेंज हो जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है, तो यहाँ पर -1/2 आ गया। ठीक है, और क्योंकि इसका लैम्डा 0 और लैम्डा कंजुगेट का जो वैल्यू है आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट 0 होता है, तो यहाँ पर 0 लिख दिया आपने। ठीक है, और हाफ और -1/2 को ऐड करोगे तो 0 आ गया। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, तो आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट भी आपका कंजर्व हो गया। ठीक है, स्ट्रेंजनेस फैक्टर की बात कर लें दोस्तों, तो प्रोटॉन का स्ट्रेंजनेस फैक्टर 0 होता है, और आपका जो बेरियन ये जो लैम्डा 0 है उसका क्या होता है, जो स्ट्रेंजनेस नंबर है वो -1 होता है। और क्योंकि ये कंजुगेट है, नेक्स्ट वाला ये कंजुगेट है उसके वाला, तो आपको पता था कि स्ट्रेंजनेस नंबर चेंज हो जाता है एंटी पार्टिकल में। ठीक है, तो ये +1 हो जाएगा। तो आप देखोगे -1 +1 को ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ ऑलरेडी सम 0 था, तो 0 0 इक्वल हो गया दोस्तों, तो पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। आप देख सकते हैं कि सारे फैक्टर आपके कंजर्व हो रहे हैं, तो इस केस में आपका ये रिएक्शन अलाउड तो होगा, और साथ के साथ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, क्योंकि सारे कॉलम टिक हो रहे हैं। ठीक है, चार्ज भी आपका कंजर्व हो रहा है, स्पिन भी कंजर्व हो रहा है, बेरियन नंबर भी कंजर्व हो रहा है, लेप्टॉन नंबर भी कंजर्व हो रहा है, आइसोस्पिन भी कंजर्व हो रहा है, आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट भी कंजर्व हो रहा है, स्ट्रेंजनेस नंबर भी कंजर्व हो रहा है।
ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आएंगे अगर आपको पता होगा कि ये सारों का फैक्टर क्या होता है। इज इट क्लियर टू यू? बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ठीक है, अब सेमी इलेक्ट्रॉनिक डीके की बात कर लेते हैं, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। अब आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई ये बताओ कि ये कंजर्व है कि नहीं है। ठीक है, सिंपल पूछ लिया कि कंजर्व है कि नहीं है, क्वेश्चन बता दो। ठीक है, तो आपने क्या देखने, अगर हमेशा याद रखना दोस्तों, जिसमें भी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो जाएं तब आपको आइसोस्पिन ऑफ थर्ड कंपोनेंट और स्ट्रेंजनेस नंबर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको याद भी होगा कि मैंने जो भी टेबल बनाया था, तो उस केस में आपको इलेक्ट्रॉन के केस में आइसोस्पिन ऑफ थर्ड कंपोनेंट और स्ट्रेंजनेस नंबर, ये सारे मैंने आपको नहीं कैलकुलेट करवाया था, क्योंकि उसके होते भी नहीं है। ठीक है, तो आपको वो नहीं देखना है। जब भी आपको इलेक्ट्रॉन या कोई भी एंटी न्यूट्रॉन या पार्टिकल दिख जाए तो उस केस में आपको कैलकुलेट करना ही नहीं है। ठीक है, तो जस्ट आपने देखना है कि आपका जो चार्जेस हो गया, स्पिन हो गया, लेप्टॉन हो गया या बेरियन नंबर हो गया, ठीक है, ये कैलकुलेट करके देखना है कि ये कंजर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि जो न्यूट्रॉन है ये तो बेरियन है, प्रोटॉन भी आपका बेरियन है, इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रोनियो आपका लेप्टॉन्स में आता है खाली। ठीक है, तो फटाफट आप कंजर्व कर लेते हैं। न्यूट्रॉन का आपको पता है न्यूट्रल होता है तो चार्ज 0 होगा, प्रोटॉन का आपको पता है चार्ज +1 होता है। यार आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है दोस्तों वो -1 के बराबर है। ठीक है, और क्योंकि न्यूट्रोनियो को पता ही आपको न्यूट्रल पार्टिकल होता है, ठीक है, तो डेट्स वाई इसका जो चार्ज होगा वो 0 हो जाएगा। आप देखोगे यहाँ पर +1 -1 को ऐड करोगे तो यहाँ पर जो आपके राइट हैंड साइड में 0 बन गया टोटल। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में तो ऑलरेडी 0 था, तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, बैलेंस हो गई, तो आपका ये इक्वेशन हो गया कंजर्व। ठीक है, अगर स्पिन का देखा जाए दोस्तों, बेरियन और जो आपके लेप्टॉन्स होते हैं, बेरियंस और लेप्टॉन सभी का जो स्पिन होता है वो हाफ होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका हाफ है। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा दोस्तों कि सर ये कैसे बैलेंस होगा, यहाँ पर तो हाफ 3 बार है। ठीक है, अगर आप इसको ऐड करते हो हाफ प्लस हाफ 1 और हाफ 1 प्लस हाफ कितने बराबर हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो सर 3/2 और 0 हाफ को आपने कैसे रिलेट किया, मतलब यहाँ पर तो 3/2 बन रहा है और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या बन रहा है, हाफ बन रहा है। ठीक है, तो मैंने ये भी बताया था कि एडिटिव क्वांटम नंबर का मतलब ये नहीं कि खाली ऐड ही करना है, आप इसको सब्ट्रैक्ट भी करके देखोगे। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर कि हाफ और हाफ को अगर आप माइनस करके देखते हो तो 0 भी बन रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू वेरी कहाँ से कर रही है, 0 से भी वेरी कर रही है ना, है ना, 0 से स्टार्ट हो रही है। जो मिनिमम वैल्यू उसकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, फिर जाके 1 हाफ 1 3/2 एंड सो ऑन, इस तरह से वैल्यू आ रही है। तो कोई एक वैल्यू भी मैच कर जाए तो उसके बेसिस पे आप कंजर्व कर सकते हो। ठीक है, हमेशा याद रखना कि माइनस करके भी देखना है कि वैल्यू उसके बीच में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो कंजर्व होगा। जैसे आप देख सकते हो हाफ और हाफ को माइनस करके देखोगे तो 0 आ रहा है ना, तो उसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि एक वैल्यू तो 0 आ रही है, तो ये फैक्टर हमारा उसका कंजर्व हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली जैसे कि आप देख सकते हो कि हाफ और हाफ यहाँ पर आप ऐड करोगे तो +1 आ गया। ठीक है, +1 आ गया, और हाफ को अगर आप इसमें से माइनस कर दोगे, ठीक है, हाफ को इसमें से माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। ठीक है, आपके पास 3 हाफ है ना। ठीक है, पहले 2 हाफ को अगर आप ऐड कर दो, तो 1 बन जाएगा। ठीक है, और तीसरे वाले को अगर आप इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आपका हाफ नहीं आ जाएगा दोस्तों। मतलब खुद से अरेंज करने की कोशिश करनी है, कोशिश ये करना है कि मेरा कंजर्व हो जाए इक्वेशन। ठीक है, जब भी आपको एक से ज्यादा कुछ टर्म्स आ जाए जिससे आपका वो कंजर्व नहीं हो रहा, तो कोशिश करना कि कंजर्व हो जाए। हर फैक्टर को देखना, माइनस प्लस करके देखना, अगर आपका कंजर्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर आपको क्रॉस मार देना, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इस फैक्टर में बन रहा है तो हम बना रहे हैं, है ना। तो आप देख सकते हो हाफ प्लस हाफ को ऐड किया 1 आया, और 1 में से हाफ माइनस किया तो हाफ आ गया। तो हाफ हाफ दोनों साइड में हमारे कंजर्व हो जाएंगे दोस्तों, तो डेट्स वाई हमारा स्पिन भी कंजर्व यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, लेप्टॉन नंबर आप देख सकते हो दोस्तों, न्यूट्रॉन आपका लेप्टोनिक नंबर नहीं, लेप्टॉन्स नहीं है। ठीक है, डेट्स वाई इसका लेप्टॉन नंबर 0 है। प्रोटॉन भी आपका लेप्टॉन नहीं है, तो आपका लेप्टॉन नंबर 0 आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका लेप्टॉन है। ठीक है, इसका +1 आ गया, क्योंकि ये एंटी पार्टिकल है दोस्तों न्यूट्रोनियो का, इलेक्ट्रॉन का, तो डेट्स वाई इसका लेप्टॉन नंबर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। -1 और +1 को ऐड करोगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। 0 और 0 राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। डेट्स वाई ये थर्ड आपका रो भी हो गया जस्टिफाई, लेप्टॉन वाला। अब बेरियन नंबर के ऊपर देख लेते हैं दोस्तों, है ना। बेरियन नंबर आपको पता है, न्यूट्रॉन आपका बेरियन है पार्टिकल, ठीक है, +1। प्रोटॉन भी आपका बेरियन पार्टिकल है। बाकी जो लेप्टॉन्स हैं आपके, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रोनियो
इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो आपका 0 हो जाएगा। तो +1 दोनों जगह सेटिस्फाई हो रहा है दोस्तों, दैट्स वाई ये आपकी जो इक्वेशन हो जाएगी वो कंजर्व हो जाएगी फॉर द केस ऑफ द लेप्टोनिक। लेप्टोनिक के केस में मैंने क्या बोला कि आपको आइसोस्पिन ऑफ थर्ड कंपोनेंट और स्ट्रेंजनेस पार्टिकल को नहीं इंक्लूड करना है। आपको खाली क्या क्या देखना है, चार्ज, स्पिन, लेप्टॉन नंबर एंड बेरियन नंबर, बाकी चीजें आपने इग्नोर कर देनी है। अगर ये सारे फैक्टर आपके कंजर्व हो रहे हैं दोस्तों, तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे कि ये वीक इंटरेक्शन के थ्रू हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेप्टॉन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू नहीं होते हैं, वो किसके थ्रू होते हैं, वीक इंटरेक्शन के थ्रू, ठीक है, या ईएम इंटरेक्शन के थ्रू, ठीक है। तो इस केस में आपके सारे फैक्टर अगर कंजर्व हो रहे हैं तो आप बोलोगे कि ये ईएम इंटरेक्शन के थ्रू हो रहा है ना। अगर एक भी फैक्टर आपका नहीं कंजर्व होता तो उस केस में आप क्या बोलते हैं कि ये वीक इंटरेक्शन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन ये सारी चीजें वही सेम है, जस्ट बिकॉज मैं फटाफट इसको बता देता हूँ, इसमें ज्यादा देखने का नहीं है कुछ। तो इलेक्ट्रॉनिक डिके, आपको पता है आपके इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यू एंड टो। तो आप देख सकते हो कि इसमें सारे ही आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर म्यू भी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रोनियो, यहाँ पर म्यू न्यूट्रोनियो। तो आपको जस्ट पूछा जाए कि अगर ये इक्वेशन अलाउड है कि नहीं, तो जस्ट आपने क्या देखना है, अगेन आपने 4 फैक्टर्स देखने हैं, चार्ज, स्पिन, इलेक्ट्रॉन नंबर एंड इलेक्ट्रॉन नंबर फॉर द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और कुछ नहीं देखना है। बस फटाफट ये सारी चीजें अगर आप देख लोगे, ठीक है। वैसे तो इलेक्ट्रॉन नंबर फॉर म्यू भी देख सकते हो आप, पर अगर आपका एक फैक्टर ही यहाँ पर कंजर्व नहीं हुआ तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि अलाउड ही नहीं है, दूसरा आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत ही बेसिक चीज है। यहाँ पर सॉरी मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नंबर फॉर म्यू है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए था, ये इलेक्ट्रॉन नंबर फॉर म्यू है। तो 2 चीजें हमने देख ली, बेरियन तो था ही नहीं, तो बेरियन नंबर 0 ही हुआ, तो वहां पर हम उस रो को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आप जैसे कि सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करोगे, यहाँ पर इसका चार्ज -1 है, ये भी -1 है, ठीक है, बाकी सारी 0 है। स्पिन आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स का हाफ होता है, तो देख लोगे, है ना। अगेन वही चीज, हाफ प्लस हाफ 1, और 1 में से हाफ माइनस करोगे तो हाफ आ जाएगा, तो ये स्पिन वाला फैक्टर आपका कंजर्व हो गया। आपको पता है कि म्यू इलेक्ट्रॉन के लिए आपका ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर ही इंक्लूड होगा, तो आप देख सकते हैं 1 और 1 यहाँ आ गया, इक्वेशन बैलेंस हो रही थी। पर आपका इलेक्ट्रॉन के केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, खाली लेफ्ट हैंड साइड में ही है, ठीक है, ये वाला 1 और 1, ठीक है, ओके। तो इस केस में आपका ये कंजर्व होगा दोस्तों, सॉरी ये आपका कंजर्व होगा क्योंकि ये 1 और 1 एक साइड ही है ना। तो अगर आप इसको माइनस करोगे तो ये 0 आ जाएगा, ओके। तो ये 0 0 दोनों सेटिस्फाइड होंगे, तो ये मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पर ये कंजर्व होगा, ये अलाउड होगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने गलती कर दी है, ठीक है। तो इस चीज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एडिटिव क्वांटम नंबर है, प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। तो इस केस में ये 1 और 1 दोनों फैक्टर आ रहे थे, तो अगर आप इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करोगे तो 0 का फैक्टर तो आएगा, 0 1 2 3 फैक्टर्स बन जाएंगे आपके। तो 0 वाला तो इक्वेट करके आप बता ही सकते हो कि ये कंजर्व है, दैट्स वाई ये वाला फैक्टर भी कंजर्व है, और ये ईएम इंटरेक्शन के थ्रू होगा और ये अलाउड होगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? चलो आगे बढ़ते हैं। अब चार्ज कंजुगेट का कंसेप्ट देख लेते हैं दोस्तों, चार्ज कंजुगेट का कंसेप्ट देख लेते हैं कि होता क्या। चार्ज कंजुगेट से तो आपको पता लग गया होगा कि कोई पार्टिकल है तो एंटी पार्टिकल की बात करेंगे, अगर हम बार लगा देते हैं उसके ऊपर, ठीक है। अगर कहीं भी कोई पार्टिकल लाइक प्रोटॉन है, अगर मैं उसके ऊपर बार लगा देता हूँ तो वो क्या हो गया, वो उसका कंजुगेट पार्टिकल है, मतलब उसका एंटी पार्टिकल है। वही चीज लिखा है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग द पार्टिकल विद द एंटी पार्टिकल, ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। अगर सरल भाषा में बोलूं तो वो सिस्टम जिसका चार्ज 0 नहीं है, वो सिस्टम जिसका चार्ज 0 नहीं है, वो आइगन फंक्शन नहीं बन सकता है, किसका, चार्ज कंजुगेट का। अगर कोई सिस्टम जिसका चार्ज 0 नहीं है दोस्तों, जिसका चार्ज 0 नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि वो आइगन फंक्शन नहीं होगा चार्ज कंजुगेट का। तो कौन से केस में हमारा आइगन वैल्यूज निकल सकती हैं चार्ज कंजुगेट की, जिस केस में चार्ज, बेरियन नंबर और स्ट्रेंजनेस नंबर सभी 0 हो, वो केस जिसमें चार्ज, बेरियन नंबर और स्ट्रेंजनेस नंबर सारे 0 हो, उस केस में जो हमारा जो चार्ज कंजुगेट है वो आइगन वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। कौन कौन सी आइगन वैल्यूज, +-1 की आइगन वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पर लिखा है हाईलाइट करके भी, चार्ज, बेरियन नंबर और स्ट्रेंजनेस नंबर जिसका 0 होगा जिस सिस्टम का, उस केस में हमारा चार्ज कंजुगेट की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, +-1 होंगी। तो आपको बेसिकली 2 पार्टिकल्स के बारे में ही पूछा जाएगा, ठीक है, π0 और गामा, ठीक है। π0 और गामा यही होते हैं जिसका चार्ज कंजुगेट +-1 होता है। ये न्यूट्रल होते हैं क्योंकि आप देख सकते हो जिसका चार्ज 0 है, ठीक है, इन दोनों का ही तो चार्ज 0 है,
पाई 0 है और गामा का भी न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इन दोनों का चार्ज 0 होता है और प्लस माइनस 1 की आइगन वैल्यूज होती हैं इसकी। तो अगर आपको पाई 0 मीजोन पूछ लिया जाए तो उसका चार्ज कंजुगेट क्या है दोस्तों, +1 है। अगर गामा पार्टिकल के लिए पूछ लिया जाए तो उस केस में उसका चार्ज कंजुगेट क्या है, -1 है। इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल करा दूंगा ताकि आपको समझ भी आ जाए। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, जो ये चार्ज कंजुगेट है, ये चार्ज कंजुगेट मल्टीप्लिकेटिव क्वांटम नंबर है। जो आपका स्पिन और चार्ज था, ठीक है, स्पिन और चार्ज था, वो एडिटिव क्वांटम नंबर था। पर ये जो चार्ज कंजुगेट है दोस्तों, ये मल्टीप्लिकेटिव क्वांटम नंबर है, मतलब मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल -1 आपके पास अगर दो फैक्टर हैं राइट हैंड साइड में, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और ये +1 बन जाएगा, ठीक है। पहले केस में क्या होता था, -1 +1 दोनों करते थे, आप ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, तीनों वैल्यूज में से कोई भी एक जस्टिफाई हो जाए तो आप इक्वेट कर देते थे। पर चार्ज मल्टीप्लिकेटिव का मतलब ये हो गया कि मतलब आप मल्टीप्लाई करके देखोगे कि इधर प्लस है या माइनस है, ठीक है, एक ही फैक्टर हो सकता है। और हमेशा याद रखना कि चार्ज कंजुगेट में वो कंजर्व किस में होगा, खाली स्ट्रोंग और ईएम इंटरेक्शन में ही वो कंजर्व होगा, ठीक है। चार्ज कंजुगेट के कंसेप्ट में खाली वो कहां पर कंजर्व होगा, स्ट्रोंग और ईएम इंटरेक्शन में ही कंजर्व होगा, वीक इंटरेक्शन में वो कंजर्व नहीं होगा। इज इट क्लियर टू यू? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, चार्ज कंजुगेट हमारा वीक इंटरेक्शन में कंजर्व नहीं होगा, स्ट्रोंग और ईएम इंटरेक्शन में कंजर्व होगा, और ये मल्टीप्लिकेटिव क्वांटम नंबर है, ठीक है। ये सारे फैक्टर मैं इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। भूल मत जाना, क्योंकि ये सारी चीजें ऐड करके आ जाओगे फिर इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी और आपका आंसर गलत हो जाएगा। ओके, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास पाई 0 है, ठीक है, और यहाँ पर गामा आपके पास 3 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। आपको पता है कि इसका जो स्पिन है क्या है, 0 है, और ये सारा स्पिन 0 ही होगा क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं सभी, है ना। स्पिन तो 0 है, मतलब ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही सेटिस्फाइड हो रही हैं। अगर स्पिन की बात करें दोस्तों, ये मीजोन है, पाई मीजोन है, और मीजोन का स्पिन आपको क्या पता ही है, 0 होता है स्पिन, है ना। पाई मीजोन तो 0 होता है स्पिन। अगर आपको शुरू का, अगर आपने हमारे 1-2 लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें मैंने टेबल बनाया था और मैंने बताया था कि गामा ईएम इंटरेक्शन में जो हमारे जो इंटरेक्शन होती है वो एक्सचेंज ऑफ फोटोन्स होती हैं और उनका स्पिन क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो आपको याद होगा कि उसका गामा का जो हमारा स्पिन होता है वो 1 होता है। तो आपके पास 3 गामा है, ठीक है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो सिमिलरली यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। देखो, इसके 4 फैक्टर बन सकते हैं। अगर आप अगर तीनों को ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा, हाईएस्ट नंबर 3 बनेगा। अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे 0 बनेगा, है ना, 1 - 1 0, है ना। तो मिनिमम वैल्यू 0 आ गई दोस्तों, और मैक्सिमम वैल्यू ऐड करके क्या हो गई, 3 हो गई। मतलब प्लस माइनस क्यू से प्लस क्यू आपने वेरी करके देखना है कि आपकी वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है, और कोई एक वैल्यू भी अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो आपने बोल देना है कि भाई मेरा राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि 2 फैक्टर को माइनस किया, पहले 2 वाले को तो 0 आ गया, और तीनों को सम किया तो आपका आ गया 3। तो 0, 1, 2, 3 आपके 4 फैक्टर आ गए, और 0 वाला फैक्टर आपका मैच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो आपने बोल दिया कि आपका स्पिन फैक्टर भी हो रहा है मैच, ठीक है। वही मैंने पिछली वीडियो में बताया। तो आपको यहां से दिख गया होगा कि स्पिन और चार्ज तो आपका एडिटिव क्वांटम नंबर है, पर चार्ज कंजुगेट की बात हुई थी दोस्तों, अभी मैंने बताया कि चार्ज कंजुगेट आपका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो आप यहां पर देखोगे, यहां पर आप देखोगे कि आपको मैंने बताया था कि जो पाई 0 है, पाई 0 का जो आपका चार्ज कंजुगेट क्या है, +1 है, और आपका जो गामा है, ठीक है, ये फोटोन जो आप बोलते हो, जो आपकी फोटोन्स हैं, उसका जो चार्ज कंजुगेट क्या होता है दोस्तों, -1 होता है। तो 3 आपके पास फोटोन्स है, ठीक है, -1 -1 -1। तो अगर तीनों को मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो ये आपका क्या आ जाएगा, -1 के बराबर ही तो आ जाएगा। -1 -1 आप मल्टीप्लाई करोगे तो +1 आ जाएगा, और +1 को अगर मल्टीप्लाई करोगे -1 तो -1 आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, दैट्स व्हाई ये रिएक्शन आपकी अलाउड नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, जहां पर भी चार्ज कंजुगेट आ जाएंगे तो आप उस केस में क्या बोलेंगे कि वो खाली स्ट्रोंग और ईएम इंटरेक्शन में ही हो सकता है, ठीक है। अगर ये 3 फैक्टर ही सेटिस्फाई नहीं हुए तो इसका मतलब ये ना ये स्ट्रोंग इंटरेक्शन में है, ना वीक इंटरेक्शन में है, ठीक है, ना ये ईएम इंटरेक्शन में है। तो दैट्स व्हाई ये अलाउड ही नहीं है रिएक्शन। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, यहां से आपको वैल्यूज बताई थी कि पाई 0 का जो है चार्ज कंजुगेट +1 है और गामा क्या है, -1 है, ठीक है। बहुत इजीली हमने उन्हीं वैल्यूज को यहाँ पर पुट किया और मल्टीप्लिकेटिव मेथड से हमने इसको जस्टिफाइड किया और उसको इक्वेट करके फाइनल आंसर बताया। इज इट क्लियर?
चलो मास वायोलेशन केस की बात कर लेते हैं दोस्तों। मान लो कि आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, ठीक है, कि भाई बताओ कि ये इक्वेशन में मास वायोलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एक प्रोटॉन से दोस्तों एक न्यूट्रॉन भी निकल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक पॉजिट्रॉन भी निकल रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रोनियो भी निकल रहा है। आपको ये पता होगा दोस्तों कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो कंपेरेबल होता है। ये तो आपको पता ही होगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होंगी, ठीक है। सॉरी 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, ठीक है, करेक्ट कर लें। तो ये जो आपने देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो कंपेरेबल होता है। तो अगर मास कंपेरेबल है तो उसके बेसिस पे ही तो स्प्लिटिंग होगी, मतलब पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो एडिशनल फैक्टर्स भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब नॉट अलाउड आउट। अगर ये पॉसिबल कहाँ हो सकते हैं दोस्तों, इनसाइड द न्यूक्लियस, क्योंकि इनसाइड द न्यूक्लियस तो अभी कुछ डिके हुआ ही नहीं है, ठीक है, वहां पर ही मास वाइलेशन नहीं होगा। अगर इनिशियल और फाइनल को देखा जाए तो यहाँ पर मास हमारा जस्टिफाई नहीं हो रहा है। एक जगह हमारा मास बहुत ही कम है प्रोटॉन के केस में, और एक जगह हमारा मास बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो वो हम कहेंगे कि हमारा ये मास वाइलेशन हो रहा है, ये हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही है, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये हमारी इक्वेशन गलत है। याद रखना, इनसाइड द न्यूक्लियस हमारा मास क्या होगा, मास वाइलेशन अलाउड होता है, ठीक है। उस केस में हम भले ही बोल सकते हैं मे भी अंदर हो, तो हमें पता नहीं है, क्योंकि ओवरऑल तो हम इक्वेशन देखें इनसाइड द न्यूक्लियस वो सेम ही है, पर आउटसाइड आया तो पहला जो था और बाद वाला जो बैलेंस नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि मास वाइलेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं लाइटर पी लेस मास, और जो हैवी पार्टिकल्स थे जो न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन और जो हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रोनियो निकला उसमें मास ज्यादा था, दैट्स वाई ये मास वाइलेशन हो रहा है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। ये वाला अगर आपने ये सारी हमारी स्लाइड सही से देख ली होंगी तो आपको पता लग गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे देखना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर म्यू है, म्यू मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर म्यू पॉजिटिव प्लस म्यू नेगेटिव इज गिव राइज टू के पॉजिटिव प्लस के नेगेटिव, ठीक है। ये मीजोन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको पूछ लिया जाए कि भाई बताओ कि क्वेश्चन कंजर्व है कि नहीं, और कंजर्व है तो किस टाइप की इंटरेक्शन यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो अगेन आपको सारे फैक्टर्स देखने हैं दोस्तों, चार्ज नंबर, स्पिन, बेरियन, लेप्टोन नंबर एंड स्ट्रेंजनेस नंबर। जिस तरह से मैंने बोला था कि अगर आपका लेप्टोन कहीं भी इन्वॉल्व हो जाए तो आपको, अगर आपका लेप्टोन इन्वॉल्व हो जाए तो आपको I3 ये सब देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। I3 देखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेंजनेस नंबर भी देखने की जरूरत नहीं होती, पर क्योंकि ये सेमी इलेक्ट्रॉनिक है तो उस केस में थोड़ा सा आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं भी देखोगे तब भी चल जाएगा, वो कंजर्व ही होता है, ठीक है, वो केस में कंजर्व ही होता है। तो आप देख सकते हो चार्जेस +1 -1, यहाँ पर म्यू पॉजिटिव म्यू नेगेटिव है तो +1 -1 आ गया, के पॉजिटिव के नेगेटिव, चार्जेस +1 -1 ऐड करोगे तो 0 0 आ जाएगा। स्पिन अगेन आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन क्या होता है, हाफ होता है, और मीजोन्स का स्पिन 0 होता है, तो बैलेंस कर दोगे, हाफ और हाफ माइनस कर दोगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर तो 0 है ही है पहले से ही, ठीक है। ये आपके बेरियंस नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आपके बेरियंस नहीं है तो वो 0 है, ऑब्वियस सी बात है। मीजोन्स भी तो बेरियंस नहीं है तो वो भी 0 हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नंबर आपके म्यू के कहाँ कहाँ है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड में ये देख सकते हैं म्यू पॉजिटिव और म्यू नेगेटिव, ठीक है। तो आप देख सकते हो -1 फॉर दी एंटी इलेक्ट्रॉन और +1 फॉर दी नॉर्मल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर +1 -1 ऐड करोगे तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि ये तो बेरियन है, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो ये 0 ही था पहले से। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, अगेन ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गई। अगर स्ट्रेंजनेस नंबर की बात करें दोस्तों, आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स का तो स्ट्रेंजनेस नंबर 0 होता है, ठीक है। और मीजोन के केस में जो हमारा के पॉजिटिव है उसका जो स्ट्रेंजनेस नंबर है वो +1 है, और के नेगेटिव का स्ट्रेंजनेस नंबर -1 है। दोनों को ऐड करोगे तब भी 0 आएगा, ठीक है। तो कंपेयर नहीं भी करते तब भी आपका सही था, कर भी लिया कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर आप अगर आप कर लेते तो उसके बेसिस पे आपको पता लग ही गया था कि आपके सारे फैक्टर टिक हो रहे हैं। तो आपको जैसे कि मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होने के कारण ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में तो इन्वॉल्व नहीं हो सकता। जहां तक मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स जहां पर भी इन्वॉल्व हो जाएंगे आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू तो नहीं होगा। सारे क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, ठीक है, सारे कॉलम टिक हो रहे हैं, तो मतलब या तो वो ईएम इंटरेक्शन के थ्रू हो सकता है या तो वीक इंटरेक्शन के थ्रू, क्योंकि सारे टिक हो रहे हैं दोस्तों तो ईएम इंटरेक्शन के थ्रू ही होगा। वो वीक इंटरेक्शन में तो अगर एक फैक्टर नहीं जस्टिफाई होता तब बोलते, तो वो कंजर्व है दोस्तों, और किसके थ्रू हो रहा है, ईएम इंटरेक्शन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से आपने कर लिया। चलो अब लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको क्वार्क कंटेंट याद करना सिखाया था इन द फॉर्म ऑफ डेकुप्लेट, बेरियम डेकुप्लेट, मीजो नोनेट और बेरियम ऑक्टेट के बेसिस पे सभी चीजों को, ठीक है, अप डाउन एंड स्ट्रेंज के बेसिस पे मैंने अरेंज करना सिखाया था। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है फाइंड आउट द नंबर
ऑफ डाउन क्वार्क्स किसमें? ऑक्सीजन एटम में। ठीक है, तो आपको पता है ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर क्या होता है दोस्तों? 8 होता है, और मास नंबर क्या होता है? 16 होता है। ठीक है, तो आपको पता है ये जो एटॉमिक नंबर होता है बेसिकली क्या बताता है? वो प्रोटॉन का नंबर बताता है। ठीक है, और अगर आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देते हो तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाते हैं। पता है ना कि A माइनस Z कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? वो न्यूट्रॉन के बराबर आ जाता है, तो वहां से न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों कि प्रोटॉन का जो क्वार्क कंटेंट क्या होता है? अप डाउन होता है, ये मैंने याद करवाया था आपको। और न्यूट्रॉन का क्या होता है दोस्तों? अप और डाउन डाउन होता है। ठीक है, तो ओवरऑल ऑक्सीजन एटम में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के कितने डाउन क्वार्क एंड अप क्वार्क है वो आप पता कर सकते हो। देख सकते हो कि यहाँ पर डाउन क्वार्क पूछा गया, तो डाउन के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर मैंने रेड सर्कल करके हाईलाइट करके भी बता दिया कि यहाँ पर 3 डाउन क्वार्क है। ठीक है, तो 3 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोस्तों तो आपको टोटल नंबर ऑफ मिल जाएंगे आपको डाउन क्वार्क कितने। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो तो आप अलग अलग करके, प्रोटॉन में देखो 8 प्रोटॉन है ना, एक प्रोटॉन में अगर एक डाउन क्वार्क है दोस्तों तो 8 प्रोटॉन में कितने हो जाएंगे डाउन क्वार्क? 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ गया? 8 आ गया, 8 डाउन क्वार्क हो गया। और न्यूट्रॉन कितने हैं दोस्तों? 8 है। ठीक है, 8 में 2 डाउन क्वार्क है, मतलब अगर 2 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 16 आ गया, है ना। 16 और 8 कितना होता है दोस्तों? 24 ही तो होता है। ठीक है, तो यही तो लिखा मैंने 24, बस मैंने डायरेक्टली लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए। उसी तरह आपके 3 अप क्वार्क भी हैं, तो उसको भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से तब भी आपका 24 आ जाएगा। तो सिंपल आपने क्या लिख देना है, आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, क्योंकि आपका जो न्यूक्लियस किससे बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से तो बना होता है। ठीक है, बस उसमें देखो कि उसका क्वार्क कंटेंट कितना है, अप कितना है, डाउन कितना है, सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो एंड फाइनली आंसर लिख दो। ठीक है, तो अगर आपको ये सारे फैक्टर्स पता होंगे, कंजर्वेशन लॉज पता होंगे, समराइजेशन टेबल पता होगा, ठीक है, जितना भी हमने पढ़ा था, चाहे वो स्ट्रेंजर्स नंबर हो, क्वार्क नंबर हो, चार्ज हो, बेरियन नंबर हो, स्ट्रेंजर्स नंबर हो, आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट हो, सारा कुछ याद होगा। लॉज याद होंगे कि ईएम इंटरेक्शन कैसे हो सकती है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कैसे हो सकती है। ठीक है, अलाउड कौन सा होगा, नॉन अलाउड कौन सा होगा, तो ये सारी चीजें आप बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो। और 2 क्वेश्चंस तो पक्के हैं आपके अगर आपने ये सारा चीज सीख लिया तो। ठीक है, अगर आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको समझ आया हो दोस्तों, प्लीज लाइक जरूर करना एंड शेयर करना ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि वो भी इन सभी चीजों को सीख पाए। ठीक है, इस लॉकडाउन के दौरान अपनी मेहनत के बलबूते पर सारे एग्जाम्स को रीड आउट कर सकें, एग्जाम दे सकें और क्रैक कर सकें। ठीक है, तो सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, तो अगर आप चाहते हो ऐसा ही कंटेंट आपको मिलता रहे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, ताकि आप दूसरे लोग भी इस कंटेंट का फायदा उठा सके। ठीक है, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सारा कंटेंट जो भी लाइक मॉक टेस्ट, डीपीपी शीट्स, असाइनमेंट्स होंगी, वो सभी में अपना हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको दोस्तों। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वहां पर आप क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो, आप अपडेट रह सकते हो हमारे लेक्चर्स के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना। ठीक है, और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा सेक्शन अच्छा लगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।